ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अनदर सेशन ऑन द फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है। प्रीवियस सेशन में अगर आपको याद होगा तो मैंने एक जो लर्निंग नीति है हमारा, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, इसी के एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए मैंने आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाने की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था लर्निंग नीति एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब उसको आगे एक्सपेंशन करना है, आगे एक्सपेंड करना है अपने आप को। वो किस तरह से एक्सपेंड कर सकता है, किस तरह के उसके खर्चे होंगे, उसको और पैसों की जरूरत आएगी, तो यहाँ पर कुछ और लोग उससे मिल जाएंगे जो कि एक पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। ठीक है, हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ और पैसा चाहिए, अब मुझे कुछ और पैसा चाहिए, मतलब कुछ और मुझे और बड़ा करना है, कुछ मुझे और एक्सपेंशन करना है, और कुछ मुझे लेकर आना है, तो व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। ठीक है। अब यहां तक तो हमने पार्टनरशिप फॉर्म किया था, और मैंने ये कहा था कि मैक्सिमम 20 पार्टनर ही हो सकते हैं और 10 पार्टनर हो सकते हैं अगर आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं। हम बैंकिंग का काम नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे 20 पार्टनर हो सकते हैं हमारे केस में। तो हम 20 लोगों को शामिल कर सकते हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग लेवल पर कुछ ना कुछ पैसा लेकर आए और हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद करें। हम अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर लॉन्च करते रहेंगे, पैसा आएगा, हम नई कैटेगरी लॉन्च करते रहेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट फर्दर एक्सपेंशन? मेरा 20 लोगों से भी कुछ नहीं हो रहा और जरूरी नहीं है कि 20 लोग ही मिलकर करें, मुझे बहुत ज्यादा लोग चाहिए। तो मैं अभी 2 ही लोग हैं, हम मान लीजिए, हम फॉर एग्जांपल 2 या 3 लोग ही हैं ना, लेकिन हमें इतना ज्यादा एक्सपेंशन करना है कि उसके लिए 20 लोग भी कम पड़ेंगे कि 10-20 लोग मेरे को पैसा दे देंगे तब भी मेरा काम नहीं बनेगा, तो इसलिए मुझे और बियॉन्ड जाना है। तो जरूरी नहीं होता कि 20 की कैपेसिटी जो है वो खत्म होती है उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता है, पहले भी आ सकता है। मतलब 5 लोग पार्टनर है तो वो 5 लोग भी वहां पर सीधा नेक्स्ट स्टेप पर स्विच कर सकते हैं। और वो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंपनी। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फर्दर एक्सपेंशन के लिए अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करती है, एज अ कंपनी रजिस्ट्रेशन कराती है। अब कंपनी जो रजिस्टर कराती है उसमें क्या चीजें करनी होती हैं? उसमें यहां पर कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले तो एक रजिस्ट्रेशन आपको एज अ कंपनी कराना पड़ेगा। जैसे आप प्रोप्राइटर में पार्टनरशिप रजिस्टर कराते हो, वैसे आपको एज अ कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब एज अ कंपनी आप रजिस्टर कहां पर कराते हो? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। ठीक है, रजिस्ट्रार होते हैं यहाँ पर, जैसे भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग गवर्नमेंट के होते हैं, उन पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हुआ, अलग अलग लेवल पर आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना पड़ेगा। अब जब आप कंपनी की शुरुआत करते हो तो कंपनी की शुरुआत आप कुछ लोगों से ही करते हो, ज्यादा लोग नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों से ही आप यहां पर कंपनी की शुरुआत कर रहे हो। और उसमें आपके आते हैं फैमिली के लोग आ गए, आपके कुछ फ्रेंड्स आ गए, आपके कुछ रिलेटिव्स हो गए, या फिर जरूरी है कि यही हो जो आपसे जुड़े हुए हैं, कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं हो सकता। अब आप यहां पर क्या करने जा रहे हो? आप अपनी कंपनी को कई सारे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, एक प्रकार से पाई, क्या कहते हैं उसको, पाई चार्ट ना। वैसे वो हमारे देश का जो तिरंगा है वैसा कुछ बन गया ना, है ना। आप अपनी कंपनी के बहुत सारे टुकड़े कर देते हो और हर एक टुकड़ा जो है एक पर्सन को दे देते हो। अब ये टुकड़े किस बेस पर किए गए? ये टुकड़े जो इस कंपनी के किए गए वो उस बेस पर किए गए कि कौन इसमें कितना पैसा लगा रहा है, कौन इसमें कितना पैसा लगा रहा है, उसके बेस पर इस कंपनी के टुकड़े किए गए। ठीक है, मान लीजिए इस कंपनी को यहां पर टोटल अपना काम शुरू करने के लिए, लर्निंग नहीं तो आगे एक्सपेंशन करने के लिए आपका
मान के चलिए कि 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, 10 करोड़ की। तो मैं नहीं कहूंगा, स्मृति मैम आपकी जो प्रोपराइटर थी लर्निंग नीति की, वो यहां पर एज अ कंपनी जब बना देगी, तो स्मृति मैम जिसने एक लर्निंग नीति की शुरुआत की थी, जो पर्सन उस की शुरुआत करता है, उस कंपनी की शुरुआत करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करता है, तो उस पर्सन को हम कहते हैं प्रमोटर। यानी कि स्मृति मैम आपकी जो हो जाएंगी, वो हो जाएंगी प्रमोटर, इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, अब प्रमोटर शुरू से इसमें पैसा लगा रहा है, प्रमोटर का शुरू से पैसा है, कुछ पार्टनर्स थे, जैसे दीपक एक पार्टनर था हमारा पिछले केस में, उसने भी पैसा लगाया है, तो दीपक भी प्रमोटर हो सकता है। इसका जरूरी नहीं है कि एक ही प्रमोटर हो, ज्यादा प्रमोटर भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमोटर वो होते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का, वो मिलेगा किसको? प्रमोटर्स को मिलेगा। मान लीजिए 10 करोड़ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जानी है, 10 करोड़ में से हमने शुरू से पैसा लगा रखा है, और वो पैसा धीरे धीरे बढ़ भी तो रहा था, हमारे प्रॉफिट भी तो आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। ठीक है, हो रहा था ना आपका, चीजें आ रही थी, पैसा आ रहा था, पैसा बढ़ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट हम वापस से डाल रहे थे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी। तो 10 करोड़ में से आपका जो हिस्सा, मान लीजिए स्मृति मैम और उसके साथी जो प्रमोटर हैं, वो यहां पर जो हिस्सा रखते हैं, वो 2 करोड़ रुपए इनका है, इन्होंने 2 करोड़ रुपए इसमें लगाया है। बाकी जो 8 करोड़ है वो इन लोगों ने लगाया है। अब 8 करोड़ के यहां पर इनको करने हैं बहुत सारे, 10 करोड़ के बेसिकली करने हैं बहुत सारे टुकड़े। नॉर्मली क्या होता है, जब एक कंपनी जो है जब टुकड़े करती है अपने, तो हर एक टुकड़े को हम नाम देते हैं, हर एक टुकड़े को जो नाम दिया जाता है वो कहता है उसको शेयर। समझ में आ रही है बात? एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसमें 10 करोड़ रुपए लगाना है, तो उसके हर एक टुकड़े को, जो टुकड़ा यहां पर इनके द्वारा लिया जाएगा और ये उतने टुकड़े के अमाउंट का इक्विवेलेंट इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, उस हर एक टुकड़े को कहा जाता है शेयर, हिस्सा। ये तो शेयर का मतलब क्या था, हिस्सा। मैंने कुछ उसको शेयरिंग कर दी, मैंने उसको ये कर दिया है ना, शेयरिंग करते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, खाना किसी को दे दिया अपना, मेरा पूरा खाना था, एक परांठा था, तो उसमें आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता, तो शेयर करके खाते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, तो वो वाला शेयर। ठीक है, तो ये शेयर में यहां पर इसको बांट देते हैं। अब शेयर में कैसे बांटेंगे? शेयर में क्या होगा कि हम एक शेयर की वैल्यू जो है ना, वो डिपेंड कितनी भी रख सकते हैं, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, ये डिपेंड करता है हम किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं अपने एक शेयर की वैल्यू यहां पर 10 रुपए रख रहा हूं, चलो 1 रुपए रखते हैं, 1 रुपए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। एक शेयर की वैल्यू मेरी 1 रुपए आ गई। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 1 रुपए। मुझे कितने उठाने हैं? 10 करोड़। तो यानी कि 10 करोड़ शेयर्स होने चाहिए, 10 करोड़ शेयर्स। एक शेयर इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, और मुझे 10 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, ऑब्वियस है, जिसके लिए 10 करोड़ शेयर लगेंगे। ठीक है, स्मृति के पास कितने शेयर थे? इक्वलेंट टू अमाउंट 2 करोड़, 2 करोड़ के शेयर थे, 2 करोड़ शेयर्स थे, इक्वलेंट टू वही रुपए थे, इतने ही रुपए। ठीक है, और बाकी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या आउटसाइडर्स हैं जो भी हैं, उनके पास 8 करोड़ के शेयर इक्वलेंट टू सेम अमाउंट ऑफ रुपी। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इन्वेस्टमेंट का फंडा हो गया कि इतना इतना पैसा लगाना है, यानी कि जितने लोगों ने जितना जितना पैसा लगाएंगे उतने इक्विवेलेंट अमाउंट के, इक्विवेलेंट वैल्यू के, इक्विवेलेंट नंबर के उनको शेयर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ये चीज होगी। ये जब शुरुआत की हमने एक कंपनी की, तब की बात है। ओके, डन। अब ये कंपनी यहां पर शुरुआत कर दी गई है, बिजनेस आगे बढ़ा, पैसा लगाया गया, सबके द्वारा पैसा थोड़ा 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 लगाया गया, और उनको उतने इक्विवेलेंट अमाउंट के शेयर दे दिए गए। ठीक है, उनको इस कंपनी का हिस्सा दे दिया गया।
अब ऑब्वियस है जितना उन्होंने पैसा लगाया है वो क्यों लगाया है, कुछ ना कुछ कारण होगा। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मुझे भाई प्रॉफिट चाहिए। ऑब्वियस है, प्रॉफिट के लिए ही तो करूंगा, और क्या करूंगा। तो कंपनी जो भी अर्निंग करेगी, जो भी यहां पर प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट यहां पर कंपनी के द्वारा दो तरीकों से यहां पर इनके पास पहुंचेगा। दो तरीकों से कैसे पहुंचेगा इनके पास? दो तरीकों से, ये जिन्होंने पैसा लगाया है। पहला तरीका कि कंपनी जो भी प्रॉफिट मान लीजिए कमाया, कंपनी ने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए कमाया प्रॉफिट का, तो कंपनी इस 1 करोड़ को डिवाइड कर देगी कुछ हिस्सों में, और उस प्रॉफिट को या तो हो सकता है 1 करोड़ रुपए का, उसमें से वो कहता है 50 लाख मैं बिजनेस में दोबारा डाल देता हूं, बिजनेस आगे और बढ़ेगा यार, ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है। एक तो मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, एक सारे के सारे शेयर जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने ये शेयर जिनके पास है, उन्होंने ये कह दिया यार ऐसा करो 1 करोड़ अपने खुद नहीं लेते हैं, 50 लाख क्या बिजनेस में वापस लगा दो। तो इनकी वो 50 लाख वापस से बिजनेस में लगा दिया ना, तो इन्हीं का तो हिस्सा था, पहले 10 करोड़ था, वो 10 करोड़ 50 लाख हो गया। ठीक है, समझ गए ना। तो वो चीज यहां पर वापस लगा दी, और कुछ उन्होंने कहा कि हमें वापस दे दो। तो जो प्रॉफिट जो है, बाकी जो शेयर्स जिनके पास है उनके पास जो प्रॉफिट बटता है, जो प्रॉफिट डिवाइड होता है आपका, जिनके पास शेयर है, उस टर्म को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, उस टर्म को कहा जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड यहां पर मिलेगा, किसको मिलेगा? स्मृति को भी मिलेगा, और फैमिली फ्रेंड्स को भी मिलेगा, आउटसाइडर्स को भी मिलेगा। और कितना मिलेगा? हर एक शेयर के हिसाब से हम डिविडेंड डिसाइड कर लेते हैं, कैलकुलेशन करके कितना प्रॉफिट है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, डिवाइड करेंगे, उतना हम उनको, जितना भी मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए 50 लाख शेयर्स हैं, मेरे पास 5 लाख शेयर है, मेरे पास 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर जितने मेरे पास है उस हिसाब से मुझे डिविडेंड की राशि मिल जाएगी। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका यहां पर आते हैं कि अगर मेरी कंपनी बढ़िया चल रही है, प्रॉफिट कर रही है, ग्रोथ कर रही है, अच्छा कर रही है, ठीक है, बढ़िया, सब कुछ स्मूथ, शानदार, ऊपर चलने की कगार पर है, तो जो मैंने आपकी स्टार्टिंग में जो फेस वैल्यू रखी थी ना कंपनी की, फेस वैल्यू इक्वल टू 1 रुपी शेयर की वैल्यू थी ना, जब कंपनी यहां पर बढ़ती है, जब उसकी ग्रोथ दिखती है, तो ये जो फेस वैल्यू है इसका जो प्राइस है ये भी बढ़ने लग जाता है। प्राइस क्यों बढ़ने लग जाता है सर? ऐसा क्या मतलब फेस वैल्यू 1 रुपए की बजाय बढ़ के हो रही है, 5 रुपए की हो रही है, 10 रुपए की हो रही है, क्या इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि कंपनी जो है वो एक अपना पॉजिटिव आउटलुक दे रही है, पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जा रही है। मान लीजिए कोई और पर्सन उसमें आना चाहे, कोई और पर्सन कहता है यार मैं ना इसमें, मैं मेरी तरफ से मैं 5 करोड़ लगाना चाहता हूं, 10 करोड़ पहले लगे हुए थे, मैं वो कोई एक बंदा तो मैं 5 करोड़ लगाऊंगा कंपनी में, लो मुझे भी शामिल कर लो। अब देखो मेरी बात सुनो, लॉजिकली बात सुनो, कि एक मैंने अपनी शुरुआत की, मैंने अपनी खून पसीना एक किया, मैंने सब कुछ बढ़िया से सब कुछ किया, मैंने इतने सालों का रगड़ा मैंने उसको, और आज इस मुकाम तक मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आया हूं। ठीक है, आ, तो अब क्या अचानक से बाहर से कोई व्यक्ति आता है, कहता मुझे भी शामिल कर लो, लो मेरे से 5 करोड़ ले लो, तो क्या आपको लगता है इज इट लॉजिकल कि मैं उसको उसी सेम लेवल पे शामिल करो जिस लेवल पर मैंने शुरुआत की थी? पॉइंट समझ रहे हो? मैंने 1 रुपए से उस चीज की शुरुआत की थी। अब कोई पर्सन मेरे से 5 साल बाद जुड़ने आता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, उसको लग रहा है कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है, तो मैं भी जुड़ जाता हूं, मुझे भी 1 रुपए के हिसाब से शेयर दे दो, मुझे भी जोड़ लो, कल को क्या होगा? कल को डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो मेरा भी हिस्सा बनेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते, लॉजिकली तो सही नहीं है ना। क्यों भाई? शुरुआत में क्यों नहीं आए जब हमें जरूरत थी ज्यादा पैसों की? अब जब वही है ना कि वही बात होगी कि नौकरी नहीं लगी तो रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, नौकरी लग जाएगी तो वही रिश्तेदार खाने पे बुलाएंगे तुम्हें। वही बात होगी, जो प्रॉफिट दिख रहा है, ग्रोथ हो रही है, हाँ भाई आजा 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 आजा, हमें भी पैसा लगाना है, हमें भी पैसा लगाना है, हमें भी शेयर दे दो, है ना? नहीं। जब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, जब आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, तो आपको आपकी खुद की फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू, मेरी फेस वैल्यू, मेरी फेस वैल्यू बहुत बढ़ रही है ना? मेरे से कोई कहता है हाँ जी आ जाओ जी, है ना, आ जाओ हमारे पास, आपको इतने रुपए दे देंगे, हमारे चैनल पे पढ़ाने लग जाओ, कुछ वैसा ही है ना? कुछ वैसा ही है। फेस वैल्यू होगी, टीचर को बहुत नामी टीचर जानते हैं, हाँ भाई इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे,
उसी तरह से जो शेयर की फेस वैल्यू है उस कंपनी की ग्रोथ के साथ भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली कहूंगा फेस वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बट शेयर का जो प्राइस है, जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ेगी। फेस वैल्यू शेयर नहीं बढ़ेगी, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। प्राइस का सर क्या मतलब है? जो फेस वैल्यू रहती है वो हमेशा सेम रहती है, वो बदलती नहीं है, वो 1 रुपए 10 रुपए 100 रुपए जो भी है वो वही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो बढ़ती है, जो इंक्रीज होती है, जिसके बेस पर आपको यहां पर ज्यादा पैसा मिल सकता है ना, जैसे मैं कह रहा हूं मेरी फेस वैल्यू बढ़ गई, तो मेरी फेस वैल्यू नहीं बढ़ी, क्या हुआ, मेरी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो मुझे, मेरी क्वालिटी, मेरी टीचिंग क्वालिटी के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हो गए, और उसको हम कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो फेस वैल्यू वही रहती है, लेकिन जो मार्केट प्राइस होता है किसी चीज का वो बढ़ता है, और जितना वो बढ़ता है फेस वैल्यू के ऊपर, उस वैल्यू को हम कहते हैं प्रीमियम। यानी कि मान लीजिए उस शेयर की हमने वैल्यू निकाल ली कि भाई साहब हम तो आपको शेयर तो दे देंगे, आपको 5 करोड़ आप ले आओ, हम आपको शेयर दे देंगे उसके बदले में, लेकिन हम जो आपसे चार्ज करेंगे वो हम आपसे 10 रुपए चार्ज करेंगे। अब सर ये 10 रुपए कैसे कैलकुलेट हुआ? अभी तो 1 रुपए था हमारा शेयर का प्राइस, अब 10 रुपए कैसे होगा? ये फंडा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हम कंपनी की वैल्यूएशन कहते हैं। आपने कोई ना कोई शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड देखा होगा, या फिर आपने एपिसोड ना देखा होगा, आपने कोई यूट्यूब पे देखा होगा, कहीं ना कहीं, मतलब इतना ज्यादा ये शार्क टैंक का कंसेप्ट इतना ज्यादा फेमस हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन टर्म जो है बहुत जरूरी सुनी होगी। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, उतनी है, ये है, वो है। तो ये जो वैल्यूएशन टर्म है वो यही है, दिस इज द वैल्यूएशन, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो शेयर की वैल्यू है उसको कितने प्रीमियम पे सेल कर रहे हैं, कितना प्रीमियम करना चाहते हैं। जितना ज्यादा प्रीमियम उस कंपनी की उतनी वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन की कैलकुलेशन क्या है, प्रीमियम की कैलकुलेशन क्या है? प्रीमियम की कैलकुलेशन तकरीबन 3 तरह की होती है कि मैं किस तरह से प्रीमियम कैलकुलेट कर सकता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बेस्ड हो सकती है, टर्नओवर के ऊपर बेस्ड हो सकती है, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर बेस्ड हो सकती है, और इसके पर्टिकुलर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाकर एक फाइनल फिगर पे पहुंचा जाता है, जो कि यहां पर ऑब्वियस है कि जो पर्सन, जिसकी कंपनी है, वो अपनी कंपनी के प्रति हमेशा बायस्ड रहेगा और अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को हमेशा ज्यादा ही दिखाना चाहेगा। कौन करेगा अपनी कंपनी की वैल्यूएशन? कोई आपसे मांगने आएगा, कोई आपसे कोई चीज मांगने आता है, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, तो आप उस वैल्यू को, उस प्राइस को जो आप बेचना चाहते हो, अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है तो आप उस चीज को तो 100 रुपए में बेचोगे, चाहे वो 50 रुपए की चीज हो, है ना। आपकी मर्जी है ना आप कितने में बेचना चाहते हो। वो आकर कहे नहीं नहीं इसकी इतनी वैल्यू थोड़ी ना, ऐसी तो बोलता है हम दुकानदार को। कपड़ा, आपने कोई शर्ट देखने गए, ये शर्ट दिखा दे, वो कहता है हाँ शर्ट भैया 500 रुपए की शर्ट है। हाँ, हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं इतनी क्वालिटी अच्छी थोड़ी ना, 500 की नहीं है, कम करो, है ना। बार्गेनिंग होती है वहां पर, 300, 400, 450, हो सकता है 500 की ही मिले, ज्यादा ना मिले। दुकानदार चाहता है कि मेरी शर्ट जो है मैक्सिमम प्राइस पे बिके, और जो खरीदार चाहता है वो चाहता है कि मुझे जो शर्ट मिले वो कम प्राइस पे मिले। ठीक है, तो इसलिए वो यही कंसेप्ट के साथ ये वैल्यूएशन लगती है। मैं चाहता हूं, मैं एज ए कंपनी की, मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हो। ठीक है, यानी कि 9 रुपए प्रीमियम, 1 रुपए फेस वैल्यू। लेकिन सामने जो खरीदार है, मान लीजिए शार्क टैंक आपने एपिसोड देखा होगा, जो सामने बैठे होते हैं वो है, वो नहीं चाहता कि हम इतने में खरीदे, वो नेगोशिएशन करते हैं, वो कम कराते हैं। तो जो कम करवाते हैं ना, वो बेसिकली प्रीमियम की वैल्यू ही कम हो रही है। जो इंटरनल कैलकुलेशन होगी ना उसकी जब देखोगे, तो उसमें कंपनी की प्रीमियम पर शेयर, प्रीमियम की जो वैल्यू है वो कम होती है, क्योंकि हम प्रीमियम की कैलकुलेशन को ही करके जाते हैं। उसके बेस पर ही हमने कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, और कंपनी की वैल्यूएशन को कम करना, यानी कि जो प्रीमियम की वैल्यू है, फेस वैल्यू सेम ही है, 1 रुपए 10 या 100 रुपए, लेकिन जो कंपनी की प्रीमियम की वैल्यू है, जो प्रीमियम हम उसको बोलते हैं, जो शेयर के फेस वैल्यू के ऊपर जितनी भी प्राइस होता है वो प्रीमियम कहलाता है। चाहे शेयर का प्राइस 250 रुपए होगा तो 249 इक्वल टू प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, तो प्रीमियम की वैल्यू ही ऊपर नीचे यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई है आपको, उम्मीद करता हूं। अब यहां पर जो मेरे साथ नया पर्सन आ रहा है, तो अच्छा मैं यहां पर था कि आपको क्या फायदा, जिन्होंने शुरुआत की थी, तो शुरुआत में जिनको की थी उनको ये फायदा हो गया ना, उनको यही तो फायदा हुआ। उन्होंने जो शेयर लगाया था
₹1 के हिसाब से उन्होंने 8 करोड़ शेयर लगाए थे। चलो स्मृति का शेयर भी लगा लेते हैं। 10 करोड़ शेयर उनको मिले थे ₹1 के हिसाब से, 10 करोड़ उनकी वैल्यू थी। अगर मार्केट में कोई और 5 करोड़ लगाना चाहता है, कोई कहता है कि मैं 5 करोड़ और देता हूं आपको, और मैं कहता हूं कि 5 करोड़ मैं आपको ₹10 से कम नहीं दूंगा, वो कहता है चलो ठीक है डन सर, ₹8 में डन करते हैं। अगर मैं उसको इनवाइट करता हूं, ठीक है सर ₹8 में डन, लाओ भाई 5 करोड़। उसने मुझे 5 करोड़ दिए, 8 करोड़ ₹8 के हिसाब से, 5 करोड़ रुपए ₹8 के हिसाब से, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेना जो भी बनेगा। तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स उसको मिले, और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ अगर उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यानी कि अगर उसके द्वारा इन्वेस्ट किए गए 5 करोड़ रुपए जो ₹8 के शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है मेरी कंपनी में, उस हिसाब से मेरे पास जितने शेयर्स हैं उनकी वैल्यू भी तो ₹8 हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट ही तो है, जिसके पास वो शेयर्स है, जिसके पास वो इनिशियल स्टेज से शेयर्स हैं, उसके लिए भी तो यहां पर एक ये अच्छा खासा खेल हो गया। उसकी जो शेयर की वैल्यू थी ₹1 थी, वो ₹8 होगी, उसको सीधा सीधा ₹7 का मुनाफा हो गया। उसने ₹1 लगाया था, उसने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लगाए थे, आज वो 8 गुना हो गया उसका पैसा। हुआ कि नहीं हुआ? ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही है। एक डिविडेंड मिल रहा उसको, वो रेगुलर इनकम की तरह डिविडेंड मिला, और इस शेयर का प्राइस जब जब वैल्यूएशन हम इंक्रीज होगी और सामने वाला कोई एक्सेप्ट कर लेगा उस प्राइस को। कुछ वैसा ही है, शर्ट लेने गया, उसने कहा 500, मैंने कहा नहीं नहीं 400 में दूंगा, ठीक है 400 में दे दी, उसने 400 में दे दी। अब मेरा कोई दोस्त गया, अब दोस्त जाएगा, वो उसको 300 में नहीं देगा ना, 350 में नहीं देगा ना, हो सकता है दे दे, वो तो उसकी दुकानदार की इच्छा है, लेकिन एक बेंचमार्क तो सेट हो गया ना कि हाँ भाई 400 का है। तो वही एक बेंचमार्क सेट हो गया कि ₹8 का ही है वो शेयर, उससे नीचे आएगा। क्यों आएगा? अगर कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाती, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाती, उसका जो सालाना जो टर्नओवर है, यानी सालाना जो सामान बेच रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कुछ भी कर रहा है, वो उतना नहीं कर रहा जितना उस टाइम कर रहा था जब उसने ₹10 अपनी वैल्यूएशन लगाई थी। अगर उसका सब कुछ यहां पर डाउन हो रहा है, तो ये जो प्रीमियम की वैल्यू है गिर भी सकती है। जरूरी नहीं है कि प्रीमियम की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहे, प्रीमियम की वैल्यू हमेशा गिर भी सकती है। ठीक है, समझ गए मेरा पॉइंट? तो दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी वर्क्स। किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से हम और लोगों को जोड़ते हैं, उनको और शेयर्स एलोकेट करते हैं। वैल्यूएशन किस पर डिपेंड करती है, मैंने बता दिया। ये प्राइस, अगर आप अपनी कंपनी को बढ़िया चलाकर चल रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, तो ये प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। अगर नहीं हो रहा तो प्रीमियम की वैल्यू भी आपकी कम होती रहेगी। अब यहां पर जो मैंने शेयर्स की बात की, ठीक है, और जितने भी यहां पर इन्वेस्टर थे जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था, उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर। जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कंपनी में हिस्सा खरीद रखा, उन्होंने होल्ड कर रखे हैं शेयर्स। आज की डेट में आप देखते हो आपके आसपास की जो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर की प्राइसिंग आप देखते हो। किसी का शेयर ₹5 है, कोई 50 है, कोई 5000 है। एमआरएफ का शेयर 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का भी शेयर है। इंडियन मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव शेयर इज ऑफ एमआरएफ कंपनी। ठीक है, अभी मैंने प्रेजेंट प्राइस नहीं पता मुझे उसका, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसका प्राइस जब देखा तो 1,35,000, 1,40,000, 1.5 लाख तक टच किया था उसके प्राइस ने। सबसे एक्सपेंसिव शेयर है 1.5 लाख। नॉर्मली इतने महंगे शेयर नहीं, नॉर्मली हमारे इंडियन मार्केट के जो मैक्सिमम शेयर होते हैं, ये ₹5 से लेकर यहाँ पर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इस तरह के, इतने अमाउंट के शेयर देखने को मिलते हैं। ये लाखों में शेयर तो कोई एक आधी है, ठीक है, और कोई 20, 25, 30,000 के रुपए का शेयर भी वहां पर बहुत कम है। तो ये जो शेयर के प्राइस देखता है, वो यही है जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया। और जो शेयर के प्राइस आप ऊपर नीचे होते देखते हैं ना, कि शेयर का प्राइस बढ़ गया, शेयर का प्राइस कम हो गया, उसके पीछे तो खैर बहुत सारे रीजन है, लेकिन वन ऑफ द रीजन यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रीमियम आपने किस तरह की ग्रोथ दिखा रहे, किस तरह से कर रहे हैं। जो फंडामेंटल रीजन है, जो बेसिक एक रीजन माना जाता है, जो एक्चुअल रीजन माना जाता है, वो यही है कि किस तरह से यहां पर कंपनी ग्रो कर रही है,
कंपनी ग्रो कर रही है तो प्रीमियम वैल्यू बढ़ेगी, और जब प्रीमियम वैल्यू बढ़ेगी और किसी और को मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो कहता है मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैं प्रीमियम वैल्यू बढ़ाकर उसको बोलूंगा कि भाई इतने रुपए में शेयर खरीद ले, उतने में खरीद लेगा, तो उस शेयर का प्राइस उतना लग जाएगा, तभी तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। किसी भी शेयर का प्राइस मान लीजिए 130 था, उसका 140 क्यों हुआ? क्योंकि कोई 140 पे उसको खरीदने के लिए तैयार है, कोई बायर ऐसा है उसके शेयर जो 140 पे खरीदने को रेडी है, तभी वो 140 उसका प्राइस होता है। अगर कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा तो फिर 140 प्राइस मैं अगर रख भी दूंगा लेकिन कोई बायर ही नहीं होगा तो 140 के होगा प्राइस, वापस से वो चीज 130 पे आ जाएगी जहां पर कोई खरीदने को तैयार है। बेचने को तैयार हो लेकिन खरीद, मैं सामने फ्रूट की रेडी लगाकर बैठा हूं भाई साहब, 500 रुपए किलो सेब बेच रहा हूँ, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, तो शाम को मुझे उस सेब को, जो सेब मेरे खराब हो जाएंगे, उन सेबों को मुझे 100 रुपए में भी तो बेचना पड़ेगा। 100 रुपए में सारे लेने को तैयार है, तो यानी कि उसका प्राइस 100 रुपए सेट हो गया। फिर कोई और पर्सन उसके पास आएगा, वो ये थोड़ी ना उसको मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा 500 रुपए प्राइस, वो ये कहेगा मेरा पड़ोसी अभी तो 100 रुपए में लेकर गया, अब मुझे 100 रुपए में दे। वो कहता नहीं बाबू 100 रुपए तो नहीं, अब मेरे शेयर की थोड़ी सी मांग बढ़ गई है तो मैं 120 रुपए दूंगा। फिर आपकी इच्छा है, आप 120 में खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड अ ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। इसी वजह से यहां पर शेयर के प्राइसेस जो है ऊपर नीचे होते हैं, टोटली डिमांड सप्लाई के बेस पर। ठीक है, कि किस तरह की कंपनी की एक मजबूती है, किस तरह की कंपनी ग्रोथ कर रही है, फंडामेंटल कितने अच्छे हैं कंपनी के, और साथ ही साथ जो कंपनी है वो किस तरह से यहां पर आगे ग्रोथ प्रोजेक्शन दिखा रही है और उसकी डिमांड कितनी है। ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन कोई लोग उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, कहते हैं नहीं यार इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ये भी तो है, मार्केट में भी तो कंपटीशन खेलता है। अब मेरे पास 1 लाख रुपए है मान लीजिए, तो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं 1 लाख रुपए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा वहां पर डिमांड क्रिएट होगी ना उस शेयर की। मैंने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं, मुझे सेब खरीदना है, मुझे सेब खरीदना ही नहीं है तो मैं दुकान पर उसके क्यों जाऊंगा, चाहे वो मुझे 5 रुपए का भी दे दे। मुझे सेब खरीदना है, मुझे खाना ही नहीं, मुझे मुझे खाना ही बनाना है, तो मैं बनाने ही खरीदूंगा चाहे वो 50 रुपए का मिलता हो। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपकी चॉइस भी मैटर करती है एक इन्वेस्टर की, कि वो किस कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे देश की शेयर मार्केट में प्राइसिंग जो है ऊपर नीचे क्यों होती है। अभी तक आप देखो, मेरी मेरी अभी तक की क्लास में आपने बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज सीखी। इस चीज को, शेयर्स तक आने वाली चीज को मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पहले 10 मिनट में बता सकता था कि भाई ये 10 मिनट में ये चीज, शेयर मार्केट अच्छा ये होता है बेटा, ये देखते हो ना टीवी में ऊपर नीचे होते हैं प्राइस, ये डिमांड सप्लाई का खेल है, जिसने मांग कर ली मैंने सप्लाई दे दी, हो गया शेयर। 5 मिनट का खेल था मेरे लिए। लेकिन अब आप सोचो कहां से हम चले थे, प्रोप्राइटर से चले थे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई, कैसे कैसे आगे कंपनी बढ़ी, कंपनी में प्रीमियम होगा, प्रीमियम। अब आपको एक्चुअल रीजन पता लगा होगा कि शेयर्स के प्राइसेस क्यों ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई तो कोई भी चीज की क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, वो ये है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? गॉट इट? कैसा लगा कंसेप्ट ये वाला, बताओ जरा। ठीक है, चलो अभी खैर खत्म नहीं हुए कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, अभी हम बहुत कुछ और भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम, मैंने यही एंड कर दिया है। अभी बेसिकली हम कुछ चीजें और टेक्निकल, अब थोड़ा हम डेफिनेशंस पे चलेंगे। ठीक है, कि डेफिनेशंस क्या है, ये मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं, इसको देखो, इसको पढ़ो। अगले सेशन में, अब इस सेशन को मैं यही एंड कर रहा हूं, अगले सेशन में इसको पढ़ के आना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से इस पूरे पूरे
चीजों को, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा और फिर हम अगले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं करता हूं यहीं समाप्त, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर 31 तारीख को अगर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा है तो आप सभी के लिए 25% ऑफर निकाल रखा है। अगर 31 जनवरी को अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा है, देख लेना, तो आपके लिए हमने ऑफर निकाल रखा है जिसमें आपको 25% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। कोड यूज कर लेना कपिल25, और आगे आपकी वैलिडिटी जो है आगे 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। जिन्होंने भी 31 जनवरी का ले रखा था, और प्लस आपको इसके अंदर जब आप ये परचेज करोगे 25% डिस्काउंट लगाकर पूरा पूरा पैकेज, जनरल अवेयरनेस वाला पूरा पैकेज, तो आपको उसके अंदर क्रॉसवर्ड भी मिल जाएगी अगर आपके पास क्रॉसवर्ड नहीं है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। नहीं, आज और कोई क्लास नहीं, ठीक है। एनीवन, एनी अदर क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आज के सेशन को यहीं एंड करता हूं। ये लो, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। अभी मैं पीडीएफ अगर अपलोड थोड़ा सा लेट हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, है ना। स्क्रीनशॉट तो अच्छा ले नहीं सकते ना, स्क्रीनशॉट मैं पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बैंकिंग ऑनर्स की, फरवरी में होगा अब नेक्स्ट सेशन तो, ठीक है। ओके, बाय बाय।